नमस्कार। विस्तक में आपका स्वागत है। मैं आपका सौरभ दीक्षित। तो शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, जिस तरह के हालात ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं, उसमें सबसे दिक्कत ये हो रही है कि रिटर्न कैसे बने, क्योंकि बहुत से निवेशक उनके पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाउन है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए, किस तरह से पोर्टफोलियो को रिबैलेंस किया जाए, किस तरह से जो हमारा पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है उसको जो है बेनिफिट में लाया जाए, लॉस को कवर किया जाए, और साथ ही साथ कौन से फंड हो सकते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सारी बातें आज करेंगे इस फायदे के फंड शो में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हर्षद चेतनवाला सर, को फाउंडर है माई वेल्थ ग्रोथ .com के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हाँ विस्तक में। सौरभ जी, नमस्ते। थैंक यू। सर पहला सवाल तो वही है कि जिस तरह मार्केट में जो देख रहे हैं, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, और कल हालांकि मार्केट बहुत तेज चला जब बात आई कि कुछ समझौता हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन जी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ड्राफ्ट में जो है वो पोस्ट डाली दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जो है बात हुई आ रही है कि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो फिर हम जो है उसमें कुछ देख सकते हैं, हो सकता है बड़ी गिरावट आ जाए, मार्केट फिर जहां से चलो तो वहीं पहुंच जाए। तो इस तरह के मूड माहौल में क्या लग रहा है आपको, ये कब तक संभलेगा मार्केट? तो देखिए, ये जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आएगा तब तक ये चैलेंज बरकरार रहेगा, मेरे जी हिसाब से, सौरभ जी। और रही बात, ये जो हर हफ्ते एक अनाउंसमेंट होती है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यूफोरिक हो जाता है। हालांकि इंडियन मार्केट इतने यूफोरिक नहीं हो रहे हैं। जी अगर जी। आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स, अगर हम फ्राइडे की बात करें तो अलग चीज है, अदरवाइज आप देखोगे तो इंडियन मार्केट जो है वो उतनी उतना जल्दी जो है वो सर्ज नहीं कर रहे हैं, जी बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा सा पेशेंस रहने की जरूरत है। रेजोल्यूशन अब तक, जब तक ये इसको ऐसे कहा जाएगा कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक हमें ये मानना नहीं चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। लेकिन आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके दूसरी भी चीजें हैं जो जो जैसे कि आपने देखा होगा कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट हुआ है। जी वो भी एक और रीजन है जहाँ पे आपने थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा संभलते हुए देखा है। जी। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और पेशेंस वाली चीज है। ये ओवरनाइट चेंजेस नहीं होंगे, जितना हम समझते हैं। और मंडे मार्केट किस तरह से करेगा, किस तरह से नहीं करेगा, या अगले हफ्ते किस तरह से बिहेव करेगा, ये बहुत सारे व्हाट यू से, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। तो जी उसको स्पेक्युलेट करने से अच्छा, अगर हम जैसा आपकी आपका पॉइंट है कि जब निवेशक ने कोई भी निवेशक है जिन्होंने कुछ समय से इन्वेस्ट किया है और जहाँ पे उनकी रिटर्न जो है वो जी उनको काफी एक सिंगल डिजिट में रिटर्न दिखता होगा या फिर जी। नेगेटिव रिटर्न दिखता होगा, तो बेसिकली दिस दिस इज द वे स्टॉक मार्केट बिहेव्स। और इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के होल्ड करने की जरूरत है। और खास करके अगर ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आपके पास पैसा है तो आप, और पहले से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट कुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एवरेज आउट। जी। लेकिन रश ना करें इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो महंगाई को कैसे जो है बीट किया जाए, क्योंकि कल जो आंकड़े आए हैं जो सरकार ने जारी किए रिटेल महंगाई के, तो हमने देखा कि मई में बढ़ के जो है 3.93% हो गई, अप्रैल में 3.48% थी। तो ये भी एक चिंता की बात है, महंगाई बढ़ रही है। हालांकि जो आंकड़े आए, अगर इसके कंपेरिजन अगर मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं खाने पीने की जो चीज है और जिस तरह से रेट बढ़े, काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में कहाँ से ऐसा रिटर्न मिले कि जो है हम महंगाई को भी बीट कर पाए? जी। तो देखिए, सौरभ जी, सिंपल सा पॉइंट है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन्फ्लेशनरी नेचर है। और इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो और बढ़ सकती है जब जी तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। और कहीं ना कहीं एटलीस्ट हम ये समझते हैं कि मार्केट ने उसको फैक्टर करना शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है कि हाँ, हमारी डेली लाइफ में उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। जी ओके। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन आज जो बढ़ते हुए देख रहे हैं, एक तो फॉर्चुनेट है कि एटलीस्ट इंडिया में ये कॉन्फ्लिक्ट के पहले इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ही कम थे। जी राइट। तो इन्फ्लेशन उस तरह से अगर देखा जाए तो आज भी अगर अगर बढ़ा भी है तो उतना अलार्मिंग नहीं है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन्फ्लेशनरी नेचर का है। और इसके इससे आगे जाकर हम अगले 3 महीने में, 6 महीने में, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तो इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। जी। राइट। तो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस जो है, हमें उसको टोन डाउन रखने की जरूरत है, एटलीस्ट इस कैलेंडर ईयर की अगर बात करें तो। जी राइट। ठीक है।
कि अगर और और 6 महीने जितने इस कैलेंडर ईयर में है, और आप जैसे आपने देखा धीरे धीरे करके, अगर देखा होगा तो जो इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, जी। राइट? ठीक है। तो एक रेजोल्यूशन के बाद ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कूल हो सकता है, क्योंकि उसको समय लगता है। जी। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन आप जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट से, उसको आप थोड़ा सा टोन डाउन रखें तो बेटर होगा। पर सोने चांदी की काफी बात होती है, और इस बार सोने चांदी ने ऐसा झटका दिया है, क्योंकि जब जब ऐसे हालात हम देखते हैं युद्ध के तनाव के, तो सोना चांदी भागता है, लेकिन इस बार जो है हम उल्टा देख रहे हैं। सोना चांदी काफी गिरा है। कल में एक वो पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो उसमें जो आंकड़े आए थे कि एक हफ्ते में जो है, अगर आप देखिए कि सोने के रेट जो है करीब करीब 6,500 रुपये सोना सस्ता हो चुका है, और चांदी में भी जो है काफी खासी गिरावट आ चुकी है। तो अभी 1.5 लाख के नीचे भी चला गया सोना। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि एक रिपोर्ट हमने इस पे वीडियो भी किया था विस्तक पर, तो उसमें ये था कि जो है जब जब सोने के में रेट में तेजी आई है, उसके बाद एक हमने एक बड़ी गिरावट भी देखी है। जी तो जनवरी, इस साल जनवरी में अपने पीक पहुंच ही गए थे सोना चांदी, फिर हम गिरावट देख रहे हैं। तो क्या अभी और गिरावट आ सकती है सोने चांदी में? और क्या अभी आपको लग रहा है कि हाँ ये मौका है कि यहाँ पे पैसा लगा दिया जाए मार्केट में, नहीं तो यहाँ पे कुछ रिटर्न बन सकता है? या अभी लग रहा है कि हाँ और गिर सकता है सोना चांदी? जी। तो सौरभ जी, मैं आपके पिछले कुछ शोज में भी आ चुका हूँ, और वहां जी। पे भी मैं ये कहता था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को, गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की और सोने को इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें, तो आप जी। एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि उसको प्योरली रिटर्न जनरेशन पर्सपेक्टिव से, जी। जी। राइट? ठीक है। और अगर आपने देखा होगा कि जो प्राइजेस गोल्ड के, जो गोल्ड और सिल्वर अगर हम बात करें, तो जो प्राइजेस जो बढ़े थे पिछले 1 डेढ़ साल में, जी। ओके, वो कहीं ना कहीं वो काफी अलार्मिंग थे, जी। राइट? ठीक है। अब अगर देखेंगे, और गोल्ड की टेंडेंसी है, आपने भी सही कहा, हमने जितना देखा है गोल्ड की टेंडेंसी है कि जब ऐसा सर्ज आता है तो कुछ समय तक गोल्ड फ्लैटिश रहता है या फिर जी। मार्जिनली करेक्ट होता है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप अगर लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखेंगे, तो जी। वो इन्फ्लेशन से 1 आध 2% ऊपर का रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में आता है गोल्ड से। जी। ओके। सिल्वर, हमारी व्यूज हमेशा यही रही है कि एसेट, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जी। एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन उसका इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। ओके। और उसकी क्लासिक एग्जांपल हम पिछले अगर 1 साल की हम सिल्वर की जर्नी, अगर 1 या 1.5 साल की सिल्वर की जर्नी देखें, तो जी। जिस तरह का सर्ज हुआ 1 साल में, और फिर जिस तरह का करेक्ट होके अभी भी जो है कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, जी। राइट? ओके। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे सिनेरियो में जब सप्लाई, एनर्जी सप्लाई जो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है और इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, जी। हिस्टोरिकली ऐसे सिनेरियो में गोल्ड जो है हमेशा बढ़ता है। ठीक है। ये पहली बार आप देखते होंगे जहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो सप्लाई चेन को, एनर्जी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। जी। ओके। और जब भी अगर 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 वॉर कि जो सोल्यूशन जो है, अगर उस जी। पे अगर आगे बात बढ़ना जो होती है वो रुक जाती है, तो उस समय आप देखते हो कि गोल्ड जो है वो करेक्ट होता है, विच यूजुअली जी। ऐसा नहीं होता। यूजुअली जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जब कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, तो गोल्ड का प्राइजेस भी बढ़ता है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि गोल्ड के जो प्राइजेस जो है और सिल्वर के जो प्राइजेस जो है वो बहुत सर्च कर चुके हैं पिछले 1 2 साल में। ओके। और हो सकता है, देखिए कि कोई प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय तक ये टाइम करेक्शन के हिसाब से गोल्ड चले। ओके। जी। लेकिन आप जब भी गोल्ड को देखें, एटलीस्ट हमारी तो यही राय है कि आप उसको एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि ओनली रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से। जी। तो सर, विदेशी निवेशकों का आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इनकी बिकवाली तो नहीं रुक रही, लगातार पैसा निकाल रहे हैं, तो ये भी जी। एक रीजन है कि हाँ मार्केट में जो झटका लग रहा है, ये भी एक बड़ा रीजन है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके साथ अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एफपीआई को और कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ जी। पे एआई स्टोरी अपने है नहीं कुछ। ओके। एआई स्टोरी जो सारी है, जो वो इंटरनेशनल मार्केट्स में है, तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वहाँ पे वो डिप्लॉय कर रहे हैं। टाइम, समय समय बताएगा कितना अनफोल्ड होता है, कितना एआई की जो ये सर्ज है वो किस हद जी। तक सही है, या किस हद तक चलेगी, राइट? जी। ठीक है। तो उसमें देखिए, एक चीज है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई जो है और ये सारी चीजें जो हो रही है उसमें डिस्रप्शन लाएगा, बिल्कुल लाएगा। लेकिन जिस
जिस लेवल तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जी अगर उस लेवल तक अगर इसका डिसरप्शन नहीं हुआ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस जगह पर भी जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, राइट। ओके। जी तो आज आज के समय में इंडिया इंडिया की जो कंपनीज है उनके पास ऐसी कोई एआई की जो रिसर्च रिलेटेड है उसमें कुछ पार्टिसिपेशन है नहीं। तो जी ऑफ कोर्स ये सारा पैसा जो है पिछले दो 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 ढाई तीन वर्षों में अगर आप देखेंगे तो सारा ज्यादातर पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी में लग रहा है। ओके। बाहर की टेक्नोलॉजी में। दूसरी बात ऑफ कोर्स रुपी डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एफपीआई के लिए। जी वहाँ पे कुछ कदम हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेप्स जो है आरबीआई ले रहे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया कि जहाँ पे उन्होंने बॉन्ड्स का जो कैपिटल गेन्स है उसको जी टैक्स फ्री किया है फॉर एफपीआई। ओके। तो कुछ कुछ स्टेप्स जो है वो बिल्कुल हेल्प करेगी। एफपीआई कब आएंगे किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है अगर अगर समझ लीजिए रुपी यहाँ से रुपी का डेप्रिसिएशन रुकता है और जी उसके बाद जो है आप धीरे धीरे करके अगर देखेंगे, प्लस जो इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज सडनली पिछले 2 साल में या फिर 1 साल में जो है, जो पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी सडनली 1 डेढ़ साल में जो है वो चली गई, जी राइट। जी तो एज एन अपॉर्चुनिटी इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ गुड प्लेस। ओके। ठीक है। हो सकता है कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं कोई सेगमेंट में स्ट्रेच्ड हो जहां पर जो है एफपीआई को और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो। लेकिन उसके साथ अगर समझ लीजिए कि अगर वैल्यूएशंस भी अगर रीजनेबल होते हैं और रुपी डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल में आता है, तो बिल्कुल इंडिया आज भी ऐसी मार्केट है जहाँ पे एफपीआई को कोई ना कोई स्टेज पे आके इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जी सर, अगर जिस तरह की पैनिक वाली खबरें आ रही हो, मूड माहौल तो देख ही रहे हैं मार्केट का, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अमाउंट है तो क्या पूरा इन्वेस्ट कर देना चाहिए या कुछ रखना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करता है तो क्या बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी इन्वेस्टमेंट की? तो देखिए इन्वेस्ट तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर, लेकिन हम ये कहेंगे कि एटलीस्ट आप उसको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें। जी अगर आपके पास 100 रुपए है तो 20 या 25 रुपए आप एक साथ लगाएं और बाकी का जो है जी अमाउंट जो है उसको एसटीपी रूप से, ओके, वीकली बेसिस पे अगले 6 महीने के आसपास आप उसको इन्वेस्ट करें। जी तो बिकॉज आज भी रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में इतना एनवायरनमेंट जो जो मूवमेंट है, जी राइट। तो वोलेटिलिटी है, और कहीं ना कहीं जब आप वीकली बेसिस पे एसटीपी रूट से करोगे तो आप वोलेटिलिटी को थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो में कम लाओगे और आप एवरेजिंग, बेटर एवरेजिंग की तरफ बढ़ोगे। जी सर, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके हिसाब से कौन से कहाँ पे लगाएं, और अगर आप कोई नाम बता पाएं डिस्क्लेमर के साथ किसी फंड का जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आने वाले वक्त में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा रिटर्न मिल सकता है? जी। तो देखिए हमने हमेशा कहा है कि आपको अगर निवेश करना है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करना है जी तो लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ये स्पेस बेटर है। जी थोड़े से डाइवर्सिफाइड रहते हैं, जी राइट। ओके। और आपको अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो जी बिल्कुल इनके साथ आप मिड कैप, ओके, या फिर स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन जो है वो जी आप तकरीबन 10 से 20% के आसपास आप रखें। क्योंकि आपका जी कहीं ना कहीं पैसा जो है जब आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में निवेश करते हैं तो उसमें कुछ पैसा जो है आपका बाय डिफॉल्ट स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में निवेश होता है, राइट। जी तो ये कैटेगरीज में आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीडोमिनेटली आप डाइवर्सिफाइड में रहें, ना कि सेक्टोरल फंड्स में, राइट। जी ओके। और डाइवर्सिफाइड में अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट हम जो है हम सजेस्ट करते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, या फिर थोड़ी सी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो मल्टी कैप में आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। जी तो रिटायरमेंट प्लानिंग की भी आजकल काफी बात होने लगी है, और कहा जाता है कि हाँ, जब से आप कमाना शुरू करते हैं तब से ही आप इसकी भी प्लानिंग शुरू कर दी तो बेहतर होगा। किसकी प्लानिंग सर किस तरह से की जाए कि जब आदमी रिटायर हो तो उसको दिक्कत ना हो? जी। तो देखिए रिटायरमेंट एक गोल ऐसा है जो हम सभी को एक स्टेज पे आएगा, जी राइट। आप यंग हो या फिर मिडिल एज पे हो या फिर अबाउट आपकी आपकी 10 साल की और नौकरी बची है या 5 साल की और नौकरी बची है, तो जी वो स्टेज कभी ना कभी आएगा, और वो स्टेज काफी लंबा होता है सौरभ जी। जी 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 यूजुअली जो है हम अज्यूम करके चलते हैं कि चलो कोई 55 या 60 पे रिटायर होता है। ऑफ कोर्स जी रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है, जी कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ काम नहीं करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट, बिकॉज आज आज वो ट्रेंड आ गया है जहाँ पे बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं वो जी एज अ कंसल्टेंट या फिर दे कंटिन्यू टू वर्क। ओके, बहुत सारे लोग खुद को एंगेज रखने के लिए भी काम करते रहते हैं, जी राइट। जी ओके, तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट कोई टिपिकल रिटायरमेंट नहीं है जहाँ पे आपने 60 साल को आपने काम करना बंद कर दिया और आपकी कोई इनकम स्ट्रीम नहीं आएगी, जी राइट। लेकिन वो स्टेज आएगा बिल्कुल जहाँ पे अगर आपने फॉर्मल रिटायरमेंट ले लिया तो आपको अपने इनकम पे निर्भर नहीं होना है, जी राइट। तो उतना कॉर्पस बनाना जरूरी है, और जो ये जो है ये तरीका होगा रिटायरमेंट प्लानिंग का, राइट। जी तो जितना जल्दी हो, बिकॉज आपको पता है कि कोई ना कोई स्टेज पे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए जहाँ पे आपको कोई सैलरी या फिर मंथली बिजनेस का इनकम पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है अपने जी आपके हर महीने को खर्च खर्चे के लिए। और ये स्टेज बड़ा होता है, तो अगर 60 से टिपिकल, अगर हम 60 से 80 या 85 ईयर्स भी पकड़े लाइफ जी एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का होता है फैमिली में, जी जी राइट। ठीक है, तो 80-85 ईयर्स अगर हम पकड़े, ठीक है, तो जी अच्छे खासे 20 या 25 साल का टाइम होराइजन होता है। और ये 20-25 साल टेक्निकली आप ये बोल रहे हो कि जितना आपने अक्यूमुलेट किया है वो हर साल धीरे धीरे करके आप उसमें से निकालोगे अपने महीनों के हर महीने के खर्चे के लिए, जी राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। बहुत सारे सर्वेस हो चुके हैं, बहुत सारे पोल्स लिए लिए गए हैं, अलग अलग कंपनीज ने लिए हैं, जहाँ पे आज भी देखा जा रहा है कि रिटायरमेंट जो है हम सब जो है अंडर प्रिपेयर्ड है, जी जी राइट। और कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरों चीजों पे या फिर अपने थोड़ा सा और अधिक काम कर लेने के इस पे आ जाएगी अगर हमने इसको प्लान सही तरीके से नहीं किया। जी तो इम्पोर्टेंट गोल है, जितने जल्दी आप उसको जितना जल्दी आप उसको प्लान करना शुरू करें जी उतना बेटर है। और इन्फ्लेशन को फैक्टर करना हमेशा जरूरी रहता है जब आप रिटायरमेंट जैसे गोल को आप टारगेट कर रहे हैं। जी तो बिकॉज ऐसा नहीं है कि जब तक आप रिटायर हो जाएंगे तब तक इन्फ्लेशन जो है वो नहीं रहेगा। इनफैक्ट पोस्ट रिटायरमेंट भी इन्फ्लेशन को फैक्टर करना जरूरी है। जी सर, बस एक चीज और जानना चाहूंगा, जब हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो कितना इमरजेंसी फंड हम अपने पास बना लें जो अच्छा रहता है? क्या बनाना भी चाहिए कि नहीं? और अगर बनाते हैं तो कितना बना लें इन्वेस्टमेंट से पहले? तो इमरजेंसी फंड हमेशा एटलीस्ट हमारी राय में तो होनी चाहिए। ओके, जी डिपेंडिंग कि अभी आपकी जॉब स्टेबिलिटी कैसी है या बिजनेस इनकम कितना कितना फर्म है। लेकिन जी एटलीस्ट हम सजेस्ट करते हैं कि 6 से 9 महीने का जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है, मैंडेटरी एक्सपेंसेस में आपके मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गए, आपके अगर बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उनका फीस आ गया, राइट। जी आपके ईएमआई चल रहे हैं तो जो होम लोन या फिर और कुछ चल रहे हैं तो वो ईएमआई आ गए। ये सारी चीजें जो है वो आपके आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस में आ गए। और कम से कम 6 से 9 महीने के अगर आप इन एक्सपेंसेस को आप एक साथ, ओके, जी उतना इमरजेंसी फंड को आप आइदर लिक्विड फंड्स हो गया या फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट में पार्क करके रखेंगे तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा ऐसे सिनारियों में जब इमरजेंसी कभी आ जाए। ओके, जी तो इमरजेंसी फंड हमेशा होना हमेशा बेटर है और रखना भी चाहिए। सर, वेल्थ क्रिएशन का मंत्र क्या है आज की जो जिस तरह मूड माहौल बना हुआ है? क्या सलाह रहेगी सर आपकी निवेशकों को? तो देखिए, वेल्थ क्रिएशन जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इक्विटीज से बनता है। ओके, जी तो आपको कहीं ना कहीं ये एसेट क्लास को आपने जो पिछले 1, 1.5, 2 साल में अगर देखा और वहां से अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एसेट क्लास हमारे लिए नहीं है तो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आप एक कहीं ना कहीं मिस कर दोगे, जी राइट। ओके, सो वेल्थ क्रिएशन देखा गया है, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन जो बनता है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करने पे बनता है। ओके, तो बिल्कुल हम सजेस्ट करेंगे कि आप इक्विटीज को इग्नोर ना करें फ्रॉम अ वेल्थ जी क्रिएशन पर्सपेक्टिव। और वेल्थ क्रिएशन बनता है समय देने पर। जी ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे और बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि आप आप ये सोचते हो कि हमने किसी आईपीओ में निवेश किया और आईपीओ सडनली पहला एक या दो ट्रेडिंग में मेरा पैसा बन गया और हमने निकाल दिया और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा वेल्थ क्रिएशन हो गया। जी वेल्थ क्रिएशन लंबे समय के बाद बनता है, कंपाउंडिंग से बनता है, राइट। तो और कंपाउंडिंग का एस्पेक्ट हमने देखा है कि जो इक्विटीज में जो पोटेंशियल है कंपाउंडिंग का, ठीक है, वो दूसरे एसेट क्लासेस में नहीं है, जी right? तो पेशेंस के साथ ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जब आप यूज करते हैं ये जी तब बनता है वेल्थ क्रिएशन।
सर कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहिए? ऐसे डिस्क्लेमर तो सौरभ जी ऐसा है नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट जी। कहूंगा कि ये सारी जो डिस्कशन जो हम कर रहे थे, ठीक है, जी। ऑफकोर्स ये एक कॉमन टॉपिक पे हम कर रहे थे, और जी। जिनको भी अपना इनको लगता है कि उनको एक सही तरीके का अपना अपने अनुसार अगर रिटायरमेंट का कैलकुलेशन हो, या फिर जी। अपने जी। अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो आज के समय में, तो हमेशा जो है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर को कंसल्ट करके ही आप जी। आगे बढ़े। जी। सर हमने बहुत सारी बातें करी, रिटायरमेंट प्लानिंग से लेके गोल्ड से लेके इक्विटी और मार्केट तक और विदेशी निवेशकों तक, सब पर हमने बात की है। और व्यूअर से मैं कहूंगा कि हर्षद सर के साथ आपको ये बातचीत हमारी कैसे लगी कमेंट करके गया, और अगर आपको कोई सवाल हो हर्षद सर से तो भी जरूर लिखिएगा, हम फिर से कनेक्ट करेंगे हर्षद सर से और उन सवालों पर भी बात करेंगे। सर आपने अभी तक को अपना समय दिया, हमने बहुत सारे सवालों पर बात की है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, धन्यवाद। यू। थैंक यू।